गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 8 का फिजिकल एजुकेशन, इसका चैप्टर नंबर 2.3 जिसका नाम है शरीर के तंत्र। आज मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर का काम मैंने इस वीडियो के साथ ही ग्रुप में आपको सेंड किया है पीडीएफ फाइल बना के। लास्ट वीक मैंने आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के नोट बना के भेजे थे और इस वीक मैंने आज आपको इस वीडियो के साथ इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको सेंड किए हैं। तो यानी आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बात करते हैं शरीर के तंत्र। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होती है, हम बहुत लंबी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगी और आपका बहुत सारा डाटा खर्च होगा। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बाकी मैंने इस चैप्टर की भी पिक क्लिक करके आपको लास्ट वीक भी भेजी थी, इस वीक भी मैं वो पूरी फाइल भेज रहा हूँ। तो आप इस चैप्टर को पढ़ भी लें एक बार घर पे, उसके बाद आप अपना रिटर्न वर्क करें। तो बात करते हैं शरीर के तंत्र। शरीर के तंत्र में सबसे पहले अगर नाम आता है तो आता है मांसपेशी संस्थान। मांसपेशी संस्थान क्या होता है? मांसपेशियां हमारी गतिविधियों को शक्ति प्रदान करती है। अस्थियों की सहायता से ये अनेक प्रकार के व्यायाम करने में सहायक होती है। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को सुंदर आकार प्रदान करती हैं। देखिए, हमारे शरीर से मांसपेशियां जुड़ी हैं, ये मांस जुड़ा है, इसीलिए हमारे शरीर को आकार, सुंदर आकार और सुंदर स्वरूप मिला है। आकार हमें मिलता है किससे? अस्थि संस्थान से। हड्डियों से हमें आकार मिला और मांसपेशियों से हमें सुंदरता, हमें रूप मिला। और साथ ही साथ मांसपेशियों से हमें स्पीड मिली, हमें स्ट्रेंथ मिली। हमारी हड्डियों की सुरक्षा कौन करती है? मांसपेशियां करती हैं। तो मांसपेशी संस्थान हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक एक तंत्र है, एक बहुत आवश्यक संस्थान है। और इसमें बात करें अगर अस्थियों के साथ मांसपेशियां हमारे शरीर के सूक्ष्म अंगों की भी रक्षा करती हैं। हमारी हड्डियों की तो सुरक्षा करती हैं, जो हमारे सूक्ष्म अंग हैं, जो नाजुक अंग हैं, उनकी भी सुरक्षा मांसपेशियों द्वारा होती है। अगर हमारे शरीर पर मांसपेशियां ना होती तो हम सब एक कंकाल तंत्र की तरह होते, सारे एक जैसे कंकाल होते, किसी की पहचान ना हो पाती। तो हमें जो मांसपेशियों से ही रंग रूप मिला है। मांसपेशियां हमारे शरीर के बाहर का लगभग 45% हिस्सा होती है। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऐच्छिक मांसपेशियां, नंबर 2 अनैच्छिक, नंबर 3 हृदय पेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियों को हम धारीदार अथवा रेखिक मांसपेशियां भी कहते हैं। ये कौन सी होती हैं? ये वो मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे हाथों पैरों की मांसपेशियां, हम चाहेंगे तो हिले डुलेंगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं हिलेंगी। इनकी स्पीड, इनका कार्य सब हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा पे निर्भर होता है। हमारी इच्छा से ही ये काम करती हैं और ज्यादा कार्य करने पर ये थकान भी महसूस करती है और इन्हें रेस्ट की भी नीड होती है, इन्हें आराम भी चाहिए होता है। जबकि हम बात करें अनैच्छिक मांसपेशियों की, जिनको हम अरेखित मांसपेशियां भी कहते हैं या बिना धारी वाली मांसपेशियां भी कहा जाता है, ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती है, अपने आप करती रहती है और हमारी जीवन पर्यंत, हमारी मृत्यु तक ये अपने आप कार्य करती हैं। इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये कभी थकती नहीं है, पूरी जिंदगी अपने आप काम करती रहेंगी, कभी नहीं थकेंगी। तीसरी होती है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां क्या होती हैं? ये मांसपेशियां रचना की दृष्टि से, यानी देखने में तो रेखित होती है, यानी धारीदार होती हैं, किंतु कार्य की दृष्टि से ये अरेखित होती हैं, यानी बिना धारी वाली मांसपेशियां होती हैं। ये हृदय की भित्ति, हृदय की दीवारों पे ये मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरा संस्थान कौन सा है? रक्त प्रवाह संस्थान। रक्त प्रवाह संस्थान में मुख्य भूमिका हृदय की होती है, जो कि एक शक्ति पंप की तरह कार्य करता है तथा रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाता है। रक्त संस्थान की रक्तवाहक नलियां, धमनियां, कोशिकाएं तथा शिराएं। धमनियां हृदय से रक्त ले जाती हैं। धमनियों में विभाजन तथा पुनः विभाजन से कोशिकाएं बनती हैं। रक्त शरीर के प्रयोग में आने के पश्चात अशुद्ध हो जाता है, जिसे शिराओं में भेज दिया जाता है। शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं तथा हृदय इस अशुद्ध रक्त को साफ होने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। हृदय 2 प्रकार से काम करता है। एक तो नंबर 1 रक्त का सारे शरीर में प्रवाह करता है, जिसे हम संस्थानीय प्रवाह कहते हैं। दूसरा, रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजता है। रक्त प्रवाह को हम फेफड़ों संबंधी प्रवाह भी कहते हैं। हृदय के ये 2 कार्य इसके दाएं और बाएं भाग से पूरे किए जाते हैं। अब बात करते हैं रक्त प्रवाह संस्थान के कार्य। क्या क्या कार्य हैं? नंबर 1, रक्त प्रवाह संस्थान फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुंचाता है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्सीजन लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है। नंबर 2,
आंतों से सोखे गए पौष्टिक तत्वों को उत्तक कोशिकाओं तक वृद्धि, शक्ति तथा मरम्मत के लिए ले जाता है। नंबर 3, यह कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले त्याज्य पदार्थों को गुर्दे, फेफड़ों तथा आंतों से बाहर निकालने हेतु ले जाता है। नंबर 4, यह हार्मोन्स, विटामिन तथा अन्य रासायनिक तत्वों को उनकी आवश्यकता वाले स्थानों पर ले जाता है। नंबर 5, शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 6, इसमें पानी की उपस्थिति के कारण ये शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। नंबर 7, यह श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवाणु नाशक शक्ति के कारण शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का एक साधन बनता है। और नंबर 8, अपने जमाव की शक्ति यानी जिसे हम बोलते हैं खुरन जमना, जमाव की शक्ति के कारण यह रक्त के अनावश्यक रक्तभाव को रोकता है। जैसे कई बार कट लग जाता है या चोट लग जाती है, कहते हैं कि घिसड़ लग गई, तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस ब्लड को वो जमने लगता है, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में कि खुरन जम गया। तो रक्त ये काम करता है कि विकार में जो रक्त बहता रहेगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी, तो उसकी जमाव वो रक्त सूखने लगता है। यह रक्त प्रवाह संस्थान का कार्य होता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज से रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक्सरसाइज से हमारे पूरी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो व्यायाम के समय अधिक शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन तथा पौष्टिक पदार्थों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु व्यायाम करने वाले भागों में रक्त की पूरी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। शरीर इस मांग को 2 प्रकार से पूरा करने का प्रयत्न करता है। नंबर 1, हृदय गति अथवा नाड़ी गति को बढ़ाकर, जिससे क्या होता है, अगर हमारी हृदय गति या नाड़ी की गति बढ़ेगी तो क्या होता है, रक्त की अधिक मात्रा प्रवाह के लिए भेजी जा सकती है। ठीक है। नंबर 2 होता है ऐसे संस्थानों में जहां रक्त की आवश्यकता कम हो अथवा टाली जा सके, कार्यरत मांसपेशियों की जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उन्हें भेजना। यानी जहां पे रक्त की आवश्यकता कम है वहां पे उसको टाल देते हैं। हमारा ये देखिए बॉडी में कितना साइंस लगा है कि ऑटोमेटिकली काम होता है, हमें नहीं करना पड़ता। और जो कार्यरत मांसपेशियां हैं, जिस मांसपेशी से हम कार्य कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उन्हें और जिन मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको रक्त ज्यादा से ज्यादा जाता है, भेजा जाता है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि व्यायाम के समय हृदय गति अथवा नाड़ी की गति बढ़ जाती है तथा यह 1 मिनट में 180 तक पहुंच जाती है। कठोर व्यायाम की शक्ति में गति बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के कारण कुछ त्याज्य पदार्थ रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। रक्त इन त्याज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल ले जाने हेतु फेफड़ों तथा गुर्दों आदि तक पहुंचाता है। व्यायाम की गति तेज होने के कारण शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ऊष्मा का यह उत्पादन कुछ तो शक्ति के रूप में कार्य करने में काम आता है, शेष शरीर का तापमान बढ़ाता है। व्यायाम के समय रक्त शरीर का तापमान सामान्य रखने में सहायक होता है। हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं श्वसन तंत्र, जो नेक्स्ट हमारा तंत्र आता है, या जिसको बोलते हैं श्वसन संस्थान। श्वसन तंत्र क्या होता है? हम वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं, किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सबको पता है। तो ये प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है, श्वसन क्रिया। और इस श्वसन क्रिया में जितने भी अंग सहायक होते हैं, नाक है, हमारी अंदर की हमारे गले ग्रंथियां हैं और हमारे फेफड़े, जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों के समूह को ही श्वसन तंत्र कहा जाता है। श्वसन तंत्र के कार्य क्या होते हैं? श्वसन तंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। श्वसन तंत्र की वजह से ही हमारे शरीर में, हमारे अंदर, हमारे मुंह से ध्वनि उत्पन्न होती है। नंबर 2, वायु व रक्त के मध्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन करता है, अनेक सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाता है, अम्ल तथा क्षार में संतुलन बनाए रखता है। अब अगर हम बात करें श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं प्रमुख, तो अंग मैं उनके नाम बता रहा हूं क्योंकि वीडियो की भी लिमिटेशन है कि हमें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, तो आपको वो किताब में पढ़ने, मैं नाम बता रहा हूं। पहला होता है नासामार्ग, दूसरा कंठ, तीसरा श्वासनाल और चौथा फेफड़े। ये चारों हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग हैं। अब अगर हम बात करें श्वसन क्रिया होती क्या है, अगर हम इसे डिस्क्राइब करना चाहें, तो श्वसन क्रिया किसे बोलते हैं? वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन क्रिया कहलाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि हम भोजन के बिना कुछ दिन तथा जल के बिना कुछ घंटों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु वायु के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, असंभव है।
श्वसन क्रिया मुख्य दो प्रकार से होती है, निश्वसन और उच्च वसन। निश्वसन मीन्स फेफड़ों में शुद्ध वायु को नाक से ग्रहण करना, निश्वसन कहलाता है, यानी श्वास का भरना। उच्च वसन इसे प्रश्वास भी कहते हैं, अर्थात फेफड़ों से दूषित वायु को नासिका के द्वारा बाहर निकलना, इसे प्रश्वास या उच्च वसन कहा जाता है, यानी सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये हमारी श्वसन क्रिया है। अब अगर हम बात करें श्वसन क्रिया पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम का शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्व है। व्यायाम शरीर को सुदृढ़ व हष्ट-पुष्ट बनाता है। व्यायाम मात्र उछल कूद करना, दंड बैठक लगाना या पीटी करना आदि नहीं है, अपितु जो हम दिन भर शारीरिक परिश्रम करते हैं वह भी व्यायाम ही होता है, क्योंकि इस प्रकार के शारीरिक श्रम से मांसपेशी तथा अस्थियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वे सदैव स्वस्थ रहती है। व्यायाम से श्वसन क्रिया की गति अति तीव्र हो जाने के कारण गहरी श्वास आती है, जिससे शरीर में प्राणवायु का अधिक मात्रा में प्रवेश होता है। हमारी सांस तेज आएगी तो प्राणवायु अधिक तेजी से हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, जिससे शरीर के विभिन्न तंतु स्वस्थ बनते हैं तथा कार्बन के अधिक मात्रा में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर की समस्त पेशियां क्रियाशील हो जाती हैं। व्यायाम से गहरी श्वास आने के कारण तीव्रता के साथ फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, रक्त शुद्ध होता है तथा संपूर्ण शरीर निरोगी बनता है। रक्त प्रवाह की तीव्रता से ऊतकों को ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर के विजातीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ाया है, थोड़ा समझाने की कोशिश की है। शॉर्ट में मैंने पूरी कोशिश की आपको चैप्टर का हर एक कंसेप्ट क्लियर कराऊं। बाकी मैंने इस वीडियो के साथ मैंने लास्ट वीक भी मैंने आपको पूरी पीडीएफ किताब के ये जो चैप्टर है इसकी सारी पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी, नोट्स भेजे थे। इस वीक भी मैं वो तो नोट्स दोबारा भेज ही रहा हूं, और साथ में जो आज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं वो भी उसके साथ ऐड करके भेज रहा हूं। तो आप ध्यान से पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपना वर्क कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट आपका टर्न जो होगा, आपके नेक्स्ट टर्न में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अभी 30% जो सिलेबस है आपका वो कट हुआ है, तो वो मैं देख के बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके कट हुए हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे आपका जो भी चैप्टर का नंबर आएगा मैं आपको उसका नाम भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कॉल कर लें मुझे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।